नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विलियम वर्ड्सवर्थ पर। हु इज़ द कंटेम्परेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ, यानी वर्ड्सवर्थ का समकालीन कौन है इनमें से। तो चार ऑप्शंस हैं, कॉलरिज, मिल्टन, शेक्सपियर और ड्राइडन। तो आप जानते ही हैं कि वर्ड्सवर्थ का जो समकालीन था कंटेम्परेरी वो कॉलरिज था, वो फ्रेंड भी था वर्ड्सवर्थ का, और दोनों ने मिलकर एक किताब निकाली थी लिरिकल बैलेड्स, जो आपको याद रखनी है 1798 में निकाली थी। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करके ये नोट कर लीजिए कि 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज के साथ मिलकर एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। हो सकता है बाद में ये क्वेश्चन भी आए। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन है वो कॉलरिज है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू। तो वर्ड्सवर्थ संबंधित है किस सेंचुरी से, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी। तो वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट है और रोमांटिक एरा जो कहलाता है वो 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ कहलाता है। तो वर्ड्सवर्थ 19th सेंचुरी को बिलोंग करता है। हमारा जवाब होगा ए। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ इज रिगार्डेड एज अ। वर्ड्सवर्थ को माना जाता है, क्या माना जाता है, न्यू क्लासिकल पोइट, रोमांटिक पोइट, मेटाफिजिकल पोइट या विक्टोरियन पोइट। तो वर्ड्सवर्थ एक प्रोमिनेंट रोमांटिक पोइट है, तो हमारा जवाब होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोइम इज़ नॉट ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये चार पोइम्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ की नहीं है। टिंटर नेवी वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, द एजुकेशन ऑफ नेचर ये भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, लेकिन द क्लाउड ये पीबी शेली ने लिखी है। तो हमारा जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस वॉज पब्लिश्ड इन 1807, 1810, 1820 और 1825। तो ये सोनेट 1807 में पब्लिश हुई थी। हमारा जवाब ए होगा। फिर ये क्वेश्चन गलत है, पहले ही आ चुका है कि वर्ड्सवर्थ का कंटेम्परेरी कौन था, तो वही इन्होंने रिपीट किया है, लेकिन यहाँ नॉट लगा दिया। अब नॉट में तो फिर ये तीनों आएंगे, मिल्टन, शेक्सपियर और ग्रे, ये तीनों ही कंटेम्परेरी नहीं है उसके, तो ये क्वेश्चन गलत है। फिर है, वर्ड्सवर्थ इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट। वर्ड्सवर्थ को माना जाता है महानतम, नेचर पोइट, लिरिकल पोइट, पोइट ऑफ ब्यूटी या नन ऑफ दीज। तो उसको ग्रेटेस्ट नेचर पोइट कहा जाता है, प्रकृति का महानतम कवि है वो। तो हमारा जवाब होगा ए। ये दूसरी क्वेश्चन बुक में से देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो अच्छा, यहाँ पहले आप 1 मिनट को वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। ये डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ नोट कर लीजिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। फिर देखते हैं, टू विच एज डज वर्ड्सवर्थ बिलोंग। तो ये तो हम बात कर चुके हैं। जो ऑप्शंस हैं, एलिजाबेथन एज, क्लासिकल एज, न्यो क्लासिकल एज और रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज सही जवाब है। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, विच कलेक्शन ऑफ पोइम्स वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड। कौन सा कलेक्शन कविताओं का पहले प्रकाशित किया गया बाय वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलरिज। तो ये अभी मैंने आपसे बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिरिकल बैलेड्स वो कलेक्शन है, कविताओं का संग्रह है जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर पब्लिश किया था और 1798 में किया था। ये और नोट कर लीजिएगा, 1798। और इसके साथ ही मैं अक्सर आपको बताती हूँ 1798 और 1789, यानी 8 को इधर कर दीजिए, 9 को उधर कर दीजिए, तो ये दोनों जो डेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 89 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 89 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, और 98 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 98 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ हिज सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो ये जो सोनेट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसकी थीम क्या है। ऑप्शंस हैं इसके, ट्रू लव, लव ऑफ नेचर, अगलीनेस ऑफ मटेरियलिज्म या फिर द मॉरल फॉल ऑफ मैन। तो यहाँ जो थीम है वो अगलीनेस ऑफ मटेरियलिज्म है। अगलीनेस होती है बदसूरती और मटेरियलिज्म होती है भौतिकता। तो भौतिकता की जो बदसूरती है वो यहाँ दिखाई गई है। जवाब होगा हमारा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्स फॉर्म इज़ यूज्ड इन द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस।
तो ये जो आपके सिलेबस में पोइम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है, ओड, सोनेट, बैलेड या फिर एलेगरी। तो जब आपने मेरे साथ ये पढ़ी थी पोइम तो मैंने आपको बताया था कि ये एक सोनेट है, तो हमारा जवाब होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द फॉलोइंग लाइन। तो इस पंक्ति में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। तो आपने पोइम पढ़ी है और आपको मालूम है कि ये जो समुद्र है अपना सीना उठाता है चंद्रमा की तरफ, तो उठाता है क्या, उठाती है ना। तो जो समुद्र है जैसे कि वो एक प्रेमिका है और वो जो मून है वो उसका प्रेमी है और वो उससे गले मिलना चाहती है। तो ये एक तरीके से ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एलिटरेशन, तो इसमें जो सही जवाब है वो पर्सोनिफिकेशन है, यानी पर्सोनिफाई किया गया है समुद्र को यहाँ पर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ अ पोइट इज़ वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ किस प्रकार का कवि है। ऑप्शंस हैं हमारे अ पोइट ऑफ लव, अ पोइट ऑफ डेथ, अ पोइट ऑफ सॉरो या फिर अ पोइट ऑफ नेचर। तो वर्ड्सवर्थ के बारे में आप जानते ही हैं, वो एक पोइट ऑफ नेचर है, प्रकृति का कवि है, तो हमारा जवाब होगा डी। 7th क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ हु इज़ अ पेगन। तो पेगन कौन है, और आपने जब पोइम पढ़ी थी मेरे साथ तो हमने डिस्कस भी किया था वहाँ पर कि पेगन कौन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ी है आपने पोइम, 2 वीडियोज़ अलग अलग हैं, पढ़े देखे होंगे दोनों। तो पेगन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो काफिर लोग हैं, है ना, जो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनको हर जगह ईश्वर दिखाई देता है, यानी पौधों में, पेड़ों में, नदियों में, पत्थर में, तो वो पेगन कहलाते हैं, यानी बहुदेववादी होते हैं। जैसे हम हिंदू लोग हैं तो हम पेगन हैं, ऐसे ही जो यूनानी लोग थे वो पेगन थे। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं वन हु लव्स द सी, वन हु लव्स द मून, वन हु सीज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन नेचर या वन हु लव्स मनी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही है कि ऐसा व्यक्ति जो कि प्रेजेंस ऑफ गॉड्स देखता है, यानी प्रेजेंस माने उपस्थिति होती है ऑफ गॉड्स देवताओं की इन नेचर प्रकृति में। तो प्रकृति में जैसे देवी देवता दिखाई देते हैं, जैसे हमारी गंगा नदी है तो वो हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं है, वो हमारे लिए माँ है। तुलसी का पौधा है वो भी हमारे लिए माँ है ना। पीपल है हम उसकी पूजा करते हैं, बरगद है हम उसकी पूजा करते हैं, गोवर्धन लोगों के लिए पर्वत होगा लेकिन हमारे लिए वो देवता है, हम उसकी परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। तो जो व्यक्ति सारी प्रकृति में ईश्वर का वास देखता है, देवी देवताओं को देखता है, वो पेगन कहलाता है। याद रखिएगा इसको, वर्ड को। इसको ये लिए एक शब्द और मैंने आपको बताया था, पेंथीज्म बोलते हैं इसको। पेन माने संसार और थीज्म माने देवता या भगवान। तो जिसको पूरे संसार में भगवान दिखाई देता है, या ये जो कंसेप्ट है कण कण में भगवान को मानने का, वो पैंथीज्म कहलाता है और ऐसा व्यक्ति पैंथीस्ट कहलाता है। तो ये चीज़ें याद रखिए, वर्ड्सवर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पैंथीज्म, पैंथीस्ट, पेगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ ट्राइटन। ट्राइटन कौन है, अ गॉड ऑफ मनी, अ सी गॉड, अ निम्फ, एन एरियल स्पिरिट। तो जो ट्राइटन है वो एक समुद्र का देवता है। पोसाइडन जो समुद्र का देवता है उसके बेटे माने जाते हैं ट्राइटन, और अभी जिक्र प्रोटियस का भी आएगा। तो इन दोनों के बारे में हालांकि जो माइथोलॉजी है उसमें अलग अलग तरीके की कहानियाँ मिलती हैं, किंवदंतियाँ मिलती हैं। तो कहीं कुछ दिया गया है, कहीं कुछ दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो मिथक हैं, ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं, उनके अनुसार ट्राइटन और प्रोटियस ये दोनों ही पोसाइडन के बेटे हैं। तो यहाँ अ सी गॉड ये सही जवाब है, बी। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग एंड स्पेंडिंग मीन। तो ये जो वाक्यांश है गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इसका क्या मतलब है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वेस्टिंग मनी, इन्वेस्टिंग सेविंग्स, विदड्रॉइंग मनी। तो इसका मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन।
देखिए, वेस्टिंग मनी पैसा बर्बाद करना, ये भी इसका मतलब नहीं है। विड्रॉ माने निकालना होता है पैसा, और इन्वेस्ट माने निवेश करना होता है। लेकिन गेटिंग एंड स्पेंडिंग में दोनों चीज़ें आती हैं, पैसा कमाना और पैसा खर्च करना। तो ये ट्रांजैक्शन कहलाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये सही जवाब ए होगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हु इज़ प्रोटियस। प्रोटियस कौन है? अ सी निम्फ, अ सी गॉड, अ सी रेप्टाइल, अ सी वीड। तो यहाँ पर सी मॉन्स्टर दिया हुआ था, वो मैंने काट के सी गॉड किया है। हालांकि कुछ लोगों के लिए वो मॉन्स्टर भी है प्रोटियस। और मॉन्स्टर क्यों है? क्योंकि ये प्रोटियस के अंदर ये चीज़ नोट कर लीजिए आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटियस के अंदर एक काबिलियत है कि वो भविष्य बता सकता है। लेकिन भविष्य वो तभी बता सकता है जब कोई उसको पकड़ ले, और पकड़ना उसको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है। कभी वो शेर बन जाएगा, कभी वो हिरन बन जाएगा, कभी वो सांप बन जाएगा, कभी वो पानी भी बन जाएगा। तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो तो इसको क्या है, लोग मॉन्स्टर बोलते हैं कुछ लोग, कि वो एक राक्षस है, क्योंकि वो अपने शेप बदल लेता है, फॉर्म बदल लेता है। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको बताया वो पोसाइडन का बेटा है, तो हम उसको मॉन्स्टर कैसे बोल सकते हैं, है ना? तो हम उसको सी गॉड बोलेंगे। तो इसीलिए मैंने ये मॉन्स्टर काट के यहाँ पर गॉड लिख दिया था। अगर यही ऑप्शंस आए और अगर वहाँ पर सी मॉन्स्टर ही लिखा हो, तो फिर आप भले ही मॉन्स्टर पे मार्क लगा देना, लेकिन याद रखिए पूरी चीज़, पूरी बात को याद रखिए प्रोटियस के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसके अनुसार अगर सी गॉड लिख कर आए तो वो भी आप वो मार्क कर दीजिएगा, और अगर मॉन्स्टर लिख के आए तो वो मार्क कर दीजिएगा। दोनों आए ऐसा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से कभी, या तो मॉन्स्टर ही लिख कर आएगा या गॉड लिख कर आएगा। ये एक और तीसरी किताब है, इसमें देखते हैं। अच्छा, हु वॉज प्रोटियस, ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर भी दिया हुआ है इस बुक में। तो लेकिन यहाँ पर देखिए कि सन गॉड, सी गॉड, मून गॉड और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा सही दिए हुए हैं, क्योंकि वो सी गॉड है। जैसा मैंने आपको बताया कि पोसाइडन का बेटा है, और पोसाइडन समुद्र का देवता है। तो यहाँ जो हमारा जवाब होगा वो बी होगा। हु ब्लोज हिज रीड हॉर्न। तो जब आपने मेरे साथ पोइम पढ़ी थी तो वहाँ इस बात का जिक्र आया था। रीद होता है हार या फूलों की माला, और हॉर्न होता है शंख बोलिए उसको, या तुरही बोलिए। तो ये कौन बजाता है? शंख जिस पे के फूलों की माला पड़ी होती है। तो जिक्र वहाँ पर आया है ट्राइटन का, वीनस का जिक्र नहीं आया, प्रोटियस का जिक्र आया है, और नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन बजाता है ये हॉर्न? ट्राइटन बजाता है। तो हमारा जवाब होगा ए। तो ये ट्राइटन और प्रोटियस दोनों ही मैंने आपको बताया पोसाइडन के बेटे कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज सकल्ड। कौन पला बढ़ा है इन अ क्रीड, एक धर्म के अंदर, आउटवर्न जो पुराना हो गया। तो क्रिश्चियनिटी के आने के बाद ये जो बहुदेववाद है वो पुराना माना जाता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो एक ही ईश्वर को माना जाता है, वो एक ही प्रोफेट को मानते हैं। तो अब कौन है जो क्रीड आउट वॉर्न में पला बढ़ा है? अ क्रिश्चियन, अ ज्यू, अ पेगन, नन ऑफ दीज। तो जो क्रीड आउट वॉर्न में पला बढ़ा है वो पेगन है, अभी बात हुई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा। हाउ मेनी टेक्स्ट डू द पोइम वर्ल्ड इज टू मच विद अस कंसिस्ट ऑफ। तो कितने टेक्स्ट हैं उसमें? अब ये टेक्स्ट तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक सोनेट है, और सोनेट ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड होती है। एक ऑक्टेव 2 क्वार्टेंस में डिवाइडेड होता है, और एक सेस्टेट 2 टर्सेट में डिवाइड होता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 3, 4, 6 या 8, तो मान लीजिए हम इसको डिवीज़न माने तो 2 क्वार्टेन और 2 टर्सेट्स मिलाकर 4 टेक्स्ट बनते हैं, है ना? उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो आंसर है हम 4 को मार्क करेंगे। बाकी तो और कोई आंसर तो हो भी नहीं सकता इसका, और कितनी भागों में तो हम बांट ही नहीं सकते। हम इसको 4 भागों में ही बांट सकते हैं टेक्स्ट को। तो यहाँ पर 4 सही जवाब होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द पोइम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो इस कविता की फॉर्म क्या है आपको पता ही है। अच्छा, इंग्लिश सोनेट है, पिंडारी कोड है, इटालियन सोनेट है, या एलेजी है। तो इसकी जो फॉर्म है वो इटालियन सोनेट है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। राइम स्कीम क्या है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की ABBA CDC DCD, यही राइम स्कीम है। औरों को मत पढ़िए वरना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको याद रखिए, ABBA CDC और DCD। ठीक है, ये एक और चौथी किताब है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो जो मुझे आपके लिए अच्छे लगे क्वेश्चंस और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं वो मैंने मार्क कर लिए। हालांकि मैं वर्ड्सवर्थ पर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूँगी, तो उसमें सारे फैक्ट्स होंगे और डिटेल में बताऊँगी उसकी लाइफ के बारे में और उसके वर्क्स के बारे में। लेकिन फ़िलहाल ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा वो आपके लिए, हु इज़ रिगार्डेड, किसको माना जाता है एज स्टर्न ड्योटर। स्टर्न मीन्स होता है कठोर, ड्योटर पुत्री ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ईश्वर की आवाज़ की। म्यूजिक, हेवनली म्यूज, पोइट्री या ड्यूटी, तो इसमें ड्यूटी सही जवाब है। ओड टू ड्यूटी लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। फिर है व्हेन वाज लिरिकल बैलेड्स पब्लिश, तो ये मैंने आपको बताया ही था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट। 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी। वर्ड्सवर्थ के बारे में जो मैं 3 डेट्स आपको हमेशा याद रखने को कहती हूँ, एक उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, और तीसरी जो डेट मैं हमेशा बोलती हूँ 1798 को ज़रूर याद रखिए, ये लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन डेट है। ये आगे तक के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, अक्सर पूछी जाएगी आपको इंटरव्यूज़ में, वाइवा में। चलिए नेक्स्ट, हु रोट ओड टू ड्यूटी, ये क्वेश्चन देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया ही कि ओड टू ड्यूटी वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, तो जवाब सी होगा। फिर हु रोट ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ये बहुत ज़्यादा फेमस उसकी ओड है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, और ये भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और ये मैंने पढ़ाई भी है, मेरा एक वीडियो अपलोडेड है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, बहुत अच्छी पोएम है, लेकिन थोड़ी बड़ी है, और वो वीडियो भी बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत खूबसूरत पोएम है। फिर ये 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिस्टर। वर्ड्सवर्थ की बहन का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि ये अक्सर वर्ड्सवर्थ के साथ रहती थी और इसका कई जगह जिक्र आया है पोइम्स में। तो उसकी सिस्टर का नाम डोरोथी था, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। अच्छा, उसकी डेट ऑफ डेथ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आपने नोट कर ही लिया होगा। फिर है फ्रॉम विच पोएम द फॉलोइंग लाइन हैज़ बीन टेकन, ये लाइन किस पोएम से ली गई है। आर बर्थ, हमारा जन्म, इज़ है, बट केवल, अस्लीप, एक नींद, एंड अ फॉरगेटिंग, और एक विस्मृति। तो हमारा जो जीवन है वो केवल एक नींद है, हम केवल सपना देख रहे हैं। ये जो हम जिंदा हैं, जी रहे हैं, ये वास्तव में हम सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं, भूल गए हैं कि हम हैं क्या। तो ये कहाँ से ली गई है लाइन? ये जो लाइन है वो ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी से ली गई है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद ये 14वां क्वेश्चन और देख लीजिए, हु इज़ माइटी प्रॉफिट। माइटी मीन्स ताकतवर और प्रॉफिट पैगंबर। तो किसको ताकतवर पैगंबर कहा है वर्ड्सवर्थ ने? वर्ड्सवर्थ को या फिर नेचर है, या फिर चाइल्ड है, या फिर ड्यूटी है। तो जो ताकतवर प्रॉफिट है वो चाइल्ड है। कई बार आपने सुना होगा द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ये भी वर्ड्सवर्थ ने कहा है। बच्चे के बारे में बहुत अच्छे ख्याल हैं वर्ड्सवर्थ के, वो उसको ईश्वर का रूप मानता है। जब आप उसकी पोइम्स पढ़ेंगे, चाहे ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी पढ़ें, और भी कई पोइम्स हैं उसकी जिनमें वो बच्चे को ईश्वर का रूप मानता है। वो उसका मानना है कि बच्चा ईश्वर के पास से आया है, तो उसमें डिविनिटी कायम रहती है। जब तक कि ये जो संसार है अपना असर उस पर नहीं डालता, तब तक बच्चा डिवाइन बना रहता है। तो यहाँ जो इसका जवाब होगा वो सी होगा, यानी कि चाइल्ड। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, और बाकी हम डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे वर्ड्सवर्थ के लाइफ और वर्क्स के बारे में। ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।